इतना जुल्म आपके साथ आपके शौहर ने किया। ये बोल नहीं सकती बेचारी, लेकिन उसके जो आंसू हैं वो बता रहे हैं कि उसके साथ क्या बीती हुई है। मेरे पापा उसके साथ शेव करते थे, जिसके साथ उसके साथ मेरी मम्मा से बाल भी उतारे। हम सबने बारी बारी मेरी मम्मा के साथ की थी। मेरी पहले छोटी बहन होने वाली थी जब उस वक्त मेरे बाबा ने सांप ला के कटवा दिया था अपनी फैक्ट्री से मेरी मम्मा को। ईरा पुप्पो है, इन्होंने मेरी मम्मा के मुंह के ऊपर किया था। 10-10 मिनट बारी लगा के ये लोग मार रहे थे लोहे के रोड के साथ। मैं चाहती हूँ कि मरियम नवाज साहब इंसाफ करे और मेरी बेटी को इंसाफ दिलाए। इसके साथ बहुत जुल्म हुआ मेरी बेटी के साथ। 28 का वाकया, 6 को एफआईआर दर्ज होती है। जो भी एफर्ट है वो हम लोग ही कर रहे हैं। हम लोग पुलिस के पास जाते हैं, फैसल तनवीर साहब कहते हैं जी चोर साहब आए सी, चोर साहब कहेगा ने कि एक्सीडेंट है क्या, तो हम लोग कहते हैं कि चोर साहब कह रहे हैं तुसी तस्दीक ते करो। खातून को उसके शौहर के सामने भरना किया जाता है और उसका शौहर उसके दोस्त और उसके शौहर का बिनोई उसके साथ ज्यादती करता है। ये ज्यादती नहीं है, ये गैंग रेप है। पेशेंट को कभी लाहौर और कभी शेखपुरा, कभी 100 किलोमीटर इधर कभी 100 किलोमीटर इधर। ये शेखपुरा पुलिस, डीपीओ बिलाल जफर शेख, आरपीओ शेखपुरा, आईजी पंजाब, ये उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मेरी नजर में अगर कहीं ना कहीं अगर किसी जिले में इंसाफ मिल रहा है तो यहाँ वो जिला चकवाल है जहाँ पर अहमद मोहिउद्दीन डीपीओ है, या जिला लाहौर है जहाँ पर डीआईजी फैसल कामरान है, जो कि फौरी अवाम की आवाज सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ मलिक और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। नाज़रीन, आज मैं जो स्टोरी आपको दिखाऊंगा या आपको बताऊंगा या आप देखेंगे, वो स्टोरी में बड़े खौफनाक पहलू हैं। उस स्टोरी में एक शौहर ने अपनी ज़ौजा के साथ बड़ा वहशियाना सलूक किया और इस वहशियाना सलूक में उसके घर वाले सारे शामिल थे। यानी कि ये वो कहानी है जो आप देखेंगे तो आपका जो दिल है वो खून के आंसू रोएगा। मैंने जब ये स्टोरी सुनी थी या ये दास्तान सुनी तो मैं बिला झिझक मेरी आंखों से भी आंसू जारी हो गए थे कि इस दौरे जदीद में भी इतने दरिंदा सिफ्त लोग अभी भी मौजूद हैं जो कि हवा की बेटियों की जो इज्जत है वो तार तार कर रहे हैं। बल्कि इस कहानी में तो इस हवा की बेटी को तो की इज्जत तो उछाल दिया गया, बल्कि जो मियाँ बीवी जो एक जिंदगी के दो हमसफर होते हैं और अगर कुरान में भी लिखा हुआ है अगर सजदा जायज़ होता तो खातून को सजदा जायज़ था कि वो अपने शौहर को सजदा करती। यहाँ पर वही जो शौहर है उसने अपनी बीवी के साथ इतना दरिंदगी से भी बदतर यानी कि जानवरों से भी बदतर सलूक किया। मेरा कैमरामैन दिखाया तो मेरी बहन मेरे अकब में मौजूद है, जिसके साथ उसके ससुराल वालों ने, उसकी नंदों ने, उसकी सास ने, उसके ससुर ने और उसके शौहर के दोस्तों ने इतना वहशियाना सलूक किया कि आज एक हंसती बसती बच्ची जो कि अपने वालिदैन को बड़ी प्यारी थी और 13 साल कबल जब उनके वालिदैन ने शादी की धूमधाम से तो उसको उसके कदमों पे भिजवाया गया था अपने ससुराल। आज वो बच्ची जो है वो एक पैरालाइज होकर दिमाग का ऑपरेशन करवाकर इतना दुख तशद्दुद बर्दाश्त करके भी अपनी वालदा की गोद में लेटी हुई है और जालिमों ने तो उसको मार ही दिया था। लेकिन एक मिसाल है जिसको रब रखे उसे कौन मार सकता है। मेरे साथ मेरी बहन मौजूद है, मैं बोल तो वो सकती नहीं है लेकिन मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। वो इशारों में बताएंगी, कहानी तो मुझे पता है लेकिन मैं उनका दुख का अजाला तो नहीं कर सकता। लेकिन उम्मीद है कि मेरी इस खबर पे जो रियासत के आला हुकाम हैं, जबकि मरियम नवाज साहिबा जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने कहा था और हर दफ़ा वो कहती हैं कि जो ख़वातीन है वो उनकी रेड लाइन है। तो देखते हैं इस बच्ची के साथ मरियम नवाज कहाँ तक साथ देती है और जो मुल्ज़मान हैं उनको कैसे कैमरे के दादर पहुँचाती हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप मेरी बहन है, आपको इस हालत में देख के मैं भी आप दीदा हूँ। इतना जुल्म आपके साथ आपके शौहर ने किया, इतना जुल्म आप बोल नहीं सकती। मेरा कैमरामैन जरा क्लोज कर यार,
मेरी बहन है। मैं आपके साथ हूँ, मुझे अपना भाई समझें आप। इंशाल्लाह हम उसको आपके जो हैं ससुराल वाले वो कैसे के दाद तक पहुँचाएँगे, उन्हें सज़ा मिलेगी। आपकी मैं नहीं समझ सकता, लेकिन मेरा रब समझ रहा होगा कि आपके साथ क्या बीती है। मैं अपनी नाज़रीन को क्या बताऊँ कि मैं इस बहन, ये बोल नहीं सकती बेचारी, लेकिन उसके जो आंसू हैं वो बता रहे हैं कि उसके साथ क्या बीती हुई है। आपने देखा कि मेरी बहन बता नहीं सक रही थी, लेकिन उसके आंसू जो है उसकी आप बीती बता रहे थे। बात ये है कि जो एफआईआर मैंने पढ़ी है, उस एफआईआर के बाद जब मेरा इनसे राब्ता हुआ, तो मैंने इनके भाई अली से बात की। अली ने मुझे बताया कि ये इतने गंदे लोग थे, इतने वहशी लोग थे, इतने दरिंदे लोग थे। इन लोगों ने सिर्फ़ किस किस ख़ातिर कि वो जो उस्मान लड़का था, जो इस मेरी बहन जन्नत का शौहर था, वो किसी नूर नामी लड़की से शादी करना चाहता था। नूर इनकी नंदों की कोई रिश्तेदार थी और 1 साल से वो कहानी चल रही थी। इस ज़ालिम शख्स ने 1 साल कबल हमारी इस बहन को पहले सांप से कटवाया ताकि हादसा बन जाए और ये मर जाए। लेकिन फिर वही बात, अल्लाह ने जिसकी ज़िंदगी रखी है उसे कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद गायब-गाय हमारी इस मुतासरा ख़तून को, इस जन्नत बीबी को, हमारी बहन को वो अज़ियतें देता रहा, इतनी अज़ियत देता रहा। लेकिन इस बच्ची ने अपने वालिदैन की इज़्ज़त बचाने के लिए, अपने घर में कोई ख़राबी पैदा ना हो, वो उसके ज़ुल्म सहती रही और 13 साल तक उस ज़ालिम शख्स के साथ रही। 28 तारीख का ये वाक़या होता है, जब जो एफआईआर में लिखा हुआ है, जबकि 28 का वक़ूआ है, एफआईआर 6 तारीख को दर्ज हो रही है। यहाँ पर मैं पुलिस का भी किरदार बताऊँगा कि जहाँ पर आईजी पंजाब रोज़ एक नए टिकटॉक बनाते हैं और आईजी पंजाब अपने अक्सर पुलिस अफ़सरान को शाबाश देते हैं, और जो हमारे डीपीओ शेखपुरे हैं, उनको भी तगमा इम्तियाज़ में उनका नाम आया गया, या उनको तगमा इम्तियाज़ से नवाज़ा भी किया है। ठीक है? तो कैसे तगमे ये लोग अपने सीने पे लगा लेते हैं, ये लोग इंसाफ़ दे नहीं सकते लोगों को। बात ये है कि इस खातून को 28 की रात, इतवार का दिन था, तब इसका शौहर घर में दाखिल होता है। छोटा बच्चा, ये हांडी बना रही होती है, छोटा बच्चा जो है गोद में होता है। उसको ये बिठाकर अपने बड़े बेटे 10 साला हसन को कहती है कि हांडी में चम्मच फेरते रहो, मैं वॉशरूम से होके आ रही हूँ। इसको क्या पता था कि वॉशरूम से जैसे ही आएगी इसकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान बर्पा हो जाएगा। जैसे ही वॉशरूम से वापस आती है, इसका शौहर, उसके बिनोई नंदे घर में दाखिल होती हैं, इसको बिठाते हैं, इसको मारते हैं, इसको बरना करते हैं। इसके शौहर के दोस्त और बिनोई इसके साथ 10 साला बेटे के सामने, हसन के सामने बरना करके माँ के साथ ज़्यादती की जाती है। ज़्यादती करने के बाद एक नंद, जिसको वो बेटा हसन जो है इरम फुप्पो कहता है, वो इरम फुप्पो इतना गंदा काम करती है कि इसके मुँह पे कर देती है। खुदारा उस वक़्त ज़मीन नहीं फटी, आसमान नहीं गिरा उनके इस फ़ेल से। मुझे बयान नहीं करना था, पर मेरा दिल नहीं रहा। मेरे दिल ने कहा कि ये बात बताई जाए, ताकि आला हुकाम किसी ना किसी में तो कोई ना कोई इंसानियत होगी जो यहाँ पर आएगा, इस बच्ची को इंसाफ देगा। मेरा काम है आला ऐवानों तक अब इस बच्ची की आवाज़ पहुँचाना। जो आला हुकाम है, जिनको अल्लाह ने सीटें दी हैं, जिनको ताकत दी है, वो उन मुल्ज़िमा को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। आईजी पंजाब हैं, हमारी सीएम मरियम नवाज़ हैं, वो इस बच्ची को इंसाफ देंगी कि इस बच्चे के सामने इसकी माँ की की जाती है। ये अल्फाज कहने वाले नहीं है, पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि को हमारे अफसर सुने। इस बच्चे के सामने ये घिनौना, ये गंदा काम किया जाता है इस बच्चे के सामने। और वो गंदे लोग जिनको पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा, और अरशद साहब जो इस बच्ची के वालिद और मुकदमे के मदई, उनका कहना है कि खालिद और जावेद को हमने, जो थानेदार फैसल था, उसके हाथ में कहा कि ये मुल्ज़म है, ये वो जालिम लोग हैं, पकड़ो इनको। तो पुलिस ने क्या कहा, उनको सिर्फ पकड़ा और कहा अभी हमारे पास सबूत नहीं है, हम इनको नहीं लेके जा सकते। जबकि ये खालिद और जो जावेद डोगर हैं, ये एफआईआर में नामजद मुल्ज़म है। और कहाँ गए हमारे आईजी साहब, और कहाँ गई हमारी पुलिस? इन लोगों को इतनी शर्म नहीं है। वो थानेदार को, उसके घर में माँ बहन नहीं है, उसको नहीं पता इस बच्ची के साथ इतनी ज्यादती हुई है, और उसने मुल्ज़म छोड़ दिए, इतने गंदे मुल्ज़म छोड़ दिए। मुझे अफसोस है, मेरे पास इख्तियारात हो ना, तो मैं उस थानेदार को भी इसी पर्चे में चलान करूं।
मेरे पास इख्तियार नहीं है। अल्लाह ने मुझे सिर्फ ये ताकत दी है कि मैं आवाज़ ऊपर तक पहुँचा सकूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि बहुत दुखी कहानी, मैं उसके वालिद की तरफ बात करता हूँ, अरशद साहब से बात करते हैं। अरशद साहब थोड़ा सा मुझे जी बताएं कि आप डीपीओ को मिलने गए, बिलाल जफर शेख को, जी जी क्या कहा उसने आपको? उसने बोला भी आप लोग झूठ बोलते हैं। तो उधर का कोई वडेरा आया था, वो बोलता था भी ये एक्सीडेंट केस है, लेकिन आप झूठ बोलते हैं। मैंने उनको सवाल किया भी जब वो जा रहे थे या कहीं वडेरा उनके साथ साथ था, वो हमारी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, डीपीओ साहब वो मौके पर थे जब एक्सीडेंट था, डीपीओ ने देखा है? डीपीओ को क्या पता एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ, वो तो जैसे पुलिस वाले बोलेंगे ना, वो डीपीओ साहब वही बात करेंगे। वो हमने बोला भी हम आपके लिए आए हैं। आपने डीपीओ को बताया नहीं कि एक्सीडेंट में तो एक चोट लगती है, तो पूरे जिस्म में निशान है उसके? जी वो बताया, सभी कुछ बताया। वो बोलता भाई पुलिस में जब बात करो, पुलिस स्टेशन में जाओ, वो बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो पुलिस स्टेशन ने क्या बताना, पुलिस वालों को पता नहीं है कि क्या है इस बच्ची के साथ क्या हुआ? पुलिस वाले आपसे रेड पे गए? हाँ गए थे। वो पहले वो जाते नहीं थे, 3-4 दिन हम जाते रहे हैं। बाद में एक दिन गए, वो बोलता भाई हमारे पास गाड़ी को नहीं है। वो हमने बोला भाई वो हम क्या करें, गाड़ी तो आपका काम है ना देना। वो बोलता नहीं, वो हमारे पास गाड़ी नहीं है। फिर हमने ये मजबूरी के तहत ये कहा भाई हम गाड़ी जो अगर ले आते हैं, आप हमारे साथ जाते हैं। वो बोलता ठीक है, आप रेंट की गाड़ी ले आओ, हम आपके साथ जाते हैं। आप लोग यकीन करें, वो मुजरम मेरे सामने बैठा है, वो पुलिस वाले के सामने अंदर बैठा हुआ है। क्या नाम है मुजरिम का? वो खालिद है। सामने बैठा था? जी सामने बैठा था। मैंने उनको बताया भाई ये मुजरम है। वो बोलता है ये इसकी टांग खराब है, ये कैसे मुजरम है। मैंने बोला भाई मैं अब झूठ बोलता हूँ, आप इसको ले जाके देखें, सख्ती करें। कोई मुजरम ने आज तक ये कहा भाई मैंने जुर्म किया मुझे पकड़ लो। आप मैंने तो नहीं देखा आज तक किसी ने कहा हो भाई मैंने ये फलानी चोरी किया, फलाने का खून किया, मुझे आके पकड़ लो। ये मुजरम के साथ सख्ती करेंगे तो वो बताएगा ना, उसको पकड़ेंगे, उसको मारेंगे, फिर वो मुजरम कोई भी होगा वो बताएगा। वो नाज़रीन, अब मैं जो मौके का जो एनी शाहिद है ना, जो मासूम बच्चा जो मौके पे था, जो अपनी माँ का सहारा था, अपनी माँ को बचाते हुए उसने 3-4 दफ़ा अटेम्प्ट्स किए अपनी माँ को बचाने के लिए, लेकिन उन ज़ालिमों ने, उन खंजीरों ने उस बच्चे को भी धक्का दिया। और वो जो वालिद है इसका उस्मान, उसको इतना नहीं ख्याल है, मेरी फूल जैसी बेटी है, मेरा प्यारा सा लाडला बेटा हसन है। हसन इधर आओ यार मेरे पास, इधर आओ, मुझे बताओ कि आओ आओ मेरा बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो, इधर आओ, बैठे। हसन ये बताओ, इन गंदे लोग हैं ना ये? जी गंदे लोग। मुझे बताओ कि जब आपकी मामा वॉशरूम से बाहर आई, पूरी कहानी बताओ जरा, और खुल के बताना आपने, डरना नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। जी। बताओ जरा। इतवार वाले दिन मेरे पापा मेरी मम्मा से ऊंचा झगड़ा बोलो कर जरा। रहे थे कि मेरे पापा ने दूसरी शादी करनी है, और मेरी आमना पप्पू है जो मेरे बाबा की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मेरी आमना पप्पू कोई ऊंचा बोलो रिश्तेदार है, उनके कोई बेटी है, उसका नाम नूर है, और मेरी आमना पप्पू कहती है कि मैं तेरी इसके साथ शादी करवा दूंगी। और मेरे पापा की भी ख्वाहिश है कि मैं उसके साथ शादी करूं, और उसके लिए पिज़्ज़ा शवारमे बर्गर लेके जाते हैं, और वो हमें घर में भूखा रखते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं लेके आते। जो बकाया तनख्वाह बचती है काम की वो नूर को दे देते हैं, जो बकाया तनख्वाह होती है सारे पैसे उन्हें दे देते हैं, हम घर में भूखे रहते हैं। इस वजह से सुबह से ही मेरे बाबा झगड़ा कर रहे थे मेरी मम्मा के साथ, तो वो फिर चले जाते हैं कहीं 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद आते हैं, आके बाइक धोने का नाटक करने लग जाते हैं, और बड़ा गेट जो है था वो खोल देते हैं। और मेरी जो मम्मा है वो मेरी खाला के साथ बात कर रही थी, आमना नहीं मैं कहती हूँ, लगती मेरी खाला है, तो उनके साथ बात कर रही थी। बात करके वो मुझे फ़ोन दे के वॉशरूम में जाती हैं, मैं फ़ोन चारपी पे रख देती हूँ। मेरी मम्मा कहती है कि जाके खाना देखो, मैं खाना देखने के लिए जाता हूँ, तो पीछे से मेरे पापा जो है वो मेरी आमना पप्पू के हस्बैंड जो मकसूद है, उसका नाम मकसूद है लेकिन कहते उसको सूदा है था साथ
जवेद डोगर है था, एक है था पा खाला जिसका एक पाँव नहीं है, साथ है जुवेद था डोगर कौन है? जवेद डोगर मेरे बाबा का दोस्त है, और पा खालद? और पा खाला भी मेरे बाबा का दोस्त है। ठीक है। और जो है इन सब के साथ मेरे बाबा भी शामिल हैं, साथ मेरी दादी भी शामिल है इसमें, मेरी इरम पुप्पो भी शामिल है, साथ मेरी आमना पुप्पो जो है वो भी शामिल है ये क्या इसमें। करती रही हैं आपकी दोनों फुफो, इरम और आमना? मेरी जो आमना पुप्पो है वो मेरी मम्मा को मारती रही है, साथ मिलके मेरी मम्मा को मारती रही है, इरम पुप्पो भी साथ मिलके, दादी भी, ये सारे मिलके मारते रहे हैं। और फिर ये जो मेरी इरम पुप्पो है इन्होंने मेरी मम्मा के मुंह के ऊपर किया था, और मेरी मम्मा के इरम नीचे ने किया था जी, और मेरी मम्मा के नीचे से आपके सामने? जी मेरे गंदी सामने औरत। जी उसने किया था सबके सामने। और अब मेरी मम्मा के बाल भी उतारे थे। अच्छा, ये इरम ने आपकी मम्मा की मुंह पे किया जी तो वो और भी थे, पा खालद भी था, मकसूद भी जी था, सब देख आपका रहे थे। पापा भी था, जी दादो सब भी गए थी, थे जी, तो सब इरम गए को थे। शर्म नहीं आई कि मेरे सारे नहीं। घर वाले खड़े हुए हैं, मैं ये क्या नहीं। गंदी हरकत कर रही हूँ? नहीं, वो सबके सामने कर रही थी। और जब मेरी मामा वॉशरूम में गई, मैं खाना देख रहा था, उस वक्त मेरे पापा ने मौका दे के उन सबको अंदर बुला लिया। नहीं, जब ये आपकी मम्मा को मार रहे थे, जी पा खालद ने भी मारा, उसके बाद जी बताओ ना फिर क्या हुआ? पाक खालद ने सबने मारा 10-10 मिनट बारी लगा के ये लोग मार रहे थे लोहे के रोड के साथ, उन सब वो सब करके जो पाक खालद है उसने मेरी मम्मा की यहाँ गले से पकड़ के ऐसे कमीज फाड़ दी, दोनों हाथों से पकड़ के कमीज फाड़ के उन लोगों ने मेरी मम्मा को जबरदस्ती चारपी पे लेटा दिया। और मेरी कपड़े उतार के फिर मेरी इरम पुप्पो ने मेरी मम्मा के मुंह पे किया, और उसके बाद मेरी मम्मा के वो जो मेरे पापा उसके साथ शेव करते थे जिसके साथ, उसके साथ मेरी मम्मा के बाल भी उतारे, किसने उतारे? मेरी इरम पुप्पो ने। इरम पुप्पो ने किया, उसने बाल उतारे? जी उसके बाद मेरे सामने उन सब ने बारी बारी मेरी मम्मा के साथ जाती की थी। कौन कौन था उस जाति करने में? सुधा आया था, और साथ जवेद आया था, पा खालद आया था, और मेरा पापा भी आया था साथ ही। आप खड़े भी थे वहां पे, देख रहे थे? इनको जी शर्म नहीं है, इन्होंने आपके कपड़े उतारे या अपने कपड़े उतारे या मामा के कपड़े उतारे? नहीं, मैं रोकता था, मैं भी मारने की कोशिश करता था, लेकिन उल्टा वो लोग मुझे ही मारते थे। मैं बचाने की कोशिश करता था, ना करो, मैं मारने की कोशिश करता था, लेकिन कोई नहीं था सुनता है। मैं चीखे मारता था, बचाने की कोशिश करता था, कोई नहीं था सुनता है। 5 आपकी बजे मामा का के सारे टाइम कपड़े था। उतार दिए थे उन्होंने? जी सारे कुत्ते कपड़े के? उतार दिए थे। और उन लोगों ने मेरी मम्मा को शराब भी पिलाई थी। मारने से सबसे पहले ना शराब पिलाई थी जैसे ही वॉशरूम से बाहर आए। और इन लोगों ने जब मेरी मम्मा के साथ ये सब कुछ किया, मेरी मम्मा के जेवर, मेरी मम्मा की मेकअप, मेरी मम्मा के कपड़े, मेरी छोटी बहना के कपड़े, मेरे कपड़े, जो मेरी मम्मा ने मेकअप जोड़ा था, आपको जो भी मारा फिर उन्होंने? ज्वेलरी थी जी, मुझे भी मारा किसने था। मारा आपको? जब मेरी मम्मा को मार रहे थे, मैं बचाने की कोशिश करता था, उस वक्त मुझे मारा था। जब आपकी मम्मा को हॉस्पिटल लेके गए तब आप जी कहाँ थे? जब वो शेखपुरा हॉस्पिटल में लेके गया तब मैं साथ ही था। अच्छा, और जब आपकी मम्मा को इन्होंने मारा सोटी या डंडे, वो कैसे जी मार रहे थे? हाथ में उन लोगों ने सोटियाँ पकड़े थे और सारे मार रहे थे मेरी मम्मा को। लकड़ी के डंडे पकड़ के जोर जोर से मार रहे थे, ऊपर से ऐसे जोर से मार रहे थे। और जो पा खालद है वो कहता था मैं लंगड़ा है मामा, तेनू भी लंगड़ा कर दे रहा। उसने मेरी मम्मा के ये पाँव पे पा मारा। खालद और मकसूद रहते किधर, नजदीक ही रहते थे? जी नज़दीक ही हैं। और उन लोगों ने मेरी मम्मा के सर के यहाँ पे वो गद्दियाँ रख के, यहाँ पे भी रख के सर के ऊपर लोहे के रोड के साथ 5-5 मिनट ये लोग मारते रहे मेरी मम्मा को। पहले भी आपके पापा जो थे मम्मा से लड़ते रहते थे? जी झगड़ा करते रहते थे मेरी मारते मम्मा के थे? साथ। मारते थे लेकिन यहाँ तक नहीं थे पहुँचते। नहीं, आप जब वो मारते थे आप नाना को बताते थे या नाना को बताया कि कभी आपने? नहीं, हाँ मेरी मम्मा मना कर देती थी कि ना बताना। और क्या कहते हैं मेरी पहले छोटी बहन होने वाली थी, जब उस वक्त मेरे बाबा ने सांप ला के कटवा दिया था अपनी फैक्ट्री से मेरी मम्मा को। तब मेरी छोटी बहन होने वाली थी, और उनकी फैक्ट्री में काफ़ी सारे सांप पकड़ने वाले आते हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारे एक ही बार में 20-30 सांप मिलते हैं। वहाँ पे एक नज़र आते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे होते हैं, और मेरे बाबा वहाँ से वीडियोस अच्छा, बना जब के ये ला के सारा देते हैं। कुछ आपकी माँ के साथ वो कर रहे थे, जी उसके बाद जब क्या किया इन्होंने? डंडे मारे
क्या किया? ये सारा कुछ जब उन लोगों ने कर लिया, उसके बाद सर के ऊपर और पाँव के ऊपर गद्दी रख के ज़ोर ज़ोर से डंडे मारे, जिसकी वजह से मेरी मम्मा के सर की 2 हड्डियाँ टूट गई हैं और पाँव के भी गिट्टे की हड्डी टूट गई है। जब इसको मामा के एम्बुलेंस में ला रहे थे तब कौन जी। कौन था साथ? तब मैं था और मेरा बाबा थे साथ, बस। ठीक। वो लोग इनको मारना चाहते थे कि मरीज है। हाँ, मारना चाहते थे, बार-बार मेरी ईरा पुप्पो, आमना पुप्पो सांसें चेक करती थी, नाक पे कैसे हाथ चेक करती रखती, थी? ऐसे नाक पे हाथ रखती थी और कभी ऐसे बार-बार घर में? चेक करती थी। जी, घर में? घर में। और जो ज़ेवर वगैरह था वो भी ले गए और जो जवेद है वो मेरे पापा के साथ ऐसे ही बातें कर रहा था कि चंगा कीता असीं इहनूं शराब देती है ते असीं चंगा करने सा कि इहनूं नशा देने सा दूध दे विच पा के, ऐसे की बातें कर रहे थे। हमारा ना दूध लगा है उसके साथ, जवेद डोगर से हम दूध लेकर आते हैं और मेरे बाबा के साथ वो ऐसे की बातें कर रहे थे कि असीं चंगा करने आ कि इहनूं दूध दे विच नशा पा के दिन्ने आं। ऐसे नाज़रीन, ये हसन है, छोटा बच्चा। मैं नहीं सोचता कि इसको किसी ने पढ़ाया होगा या ये इतनी को बातें इसने अपने से बनाई होंगी। ये मौके का गवाह है। जन्नत बीबी के साथ जब इतना घिनौना काम किया गया, उस वक़्त ये बच्चा मौके पे मौजूद था। आपको याद होगा कि अब से कुछ अरसा कबल करोल घाटी के इलाके में भी एक रेप का वाक़या हुआ था, जहाँ पर एक खातून के साथ रेप किया गया था, तब भी उसके बच्चे वहाँ मौजूद थे। लेकिन तब पुलिस, हमारी मीडिया पे जब खबरें चली, पुलिस हरकत में आई, उस शख्स को पार कर दिया गया। सीसीडी का जो डिपार्टमेंट बना है, उस डिपार्टमेंट में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, जब उसकी कानून साज़ी की गई थी तो उसके एसओपीज़ में शामिल है कि जहाँ पर कोई वारदात हो, संगीन वारदात हो या वारदात के दौरान कोई रेप हो या गैंग रेप हो, वो केस सीसीडी को सौंपा जाता है, ताकि सीसीडी ऐसे माशरे के जो गंदे नासूर हैं, उनको उनके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। मेरी आला हुकाम से अपील है कि ये केस सीसीडी में ट्रांसफ़र किया जाए। नाज़रीन, हमारे साथ जन्नत बीबी की वालदा मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इतना ज़ुल्म उनकी बेटी पे ढाया गया है। उनसे बात करके उनकी आला हुकाम से क्या अपील है और वो क्या चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहती हूँ कि मरियम नवाज साहब इंसाफ करें और मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएं। इसके साथ बहुत जुल्म हुआ है मेरी बेटी के साथ। तो आप भी एक औरत हैं, आप इंसाफ दिलाएं मेरी बेटी को। इसकी सास ने, इरम ने, इसकी नंदों ने, इसके खावंद ने और इसके वो जो खावंद का बनई है सब सुधा, उन लोगों ने बहुत जुल्म किया मेरी बेटी के साथ। आप उन्हें पकड़े और उन्हें पकड़ के उन्हें सजा दें, यह आपकी मेहरबानी है। मरियम नवाज साहब, आप भी मेरी बेटी है, इंसाफ दिलाएं मेरी जन्नत को। मेरी जन्नत के 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का और एक बच्ची 6 माह की है, मन्नत। आप इंसाफ दिलाएं, आपकी मेहरबानी होगी बड़ी। मेरे साथ जन्नत बीबी के भाई अली हैं, उनसे बात करें। अली भाई, ज़रा आप आएँ अंकल के पास। 28 का वाक़या, 6 को एफआईआर दर्ज होती है, 8 दिन की डिले के बाद एफआईआर दर्ज होती है, पहली बात। दूसरी बात, आप भाग-दौड़ कर रहे हैं और आपने कोर्ट से 3 दफ़ा मेडिकल के ऑर्डर लिए। जब इतना हीनियस क्राइम होता है, जब थाने में दरख्वास्त जाती है, वहाँ की पुलिस हरकत में आती है और पुलिस खुद कॉल करती है कि जनाब आए मेडिकल कराएं, कि जनाब आए मेडिकल कराएं, कोर्ट से ऑर्डर लें, हम साथ जाते हैं। मुझे आपकी बेबसी पे, जब मेरी आपसे फ़ोन पे बात होती रही, आप मुझे बड़े बेबस दिखाई दिए इस कानून के हवाले से, इस पुलिस के हवाले से। मुझे कुछ बताएंगे इस हवाले से? जो भी एफर्ट है ना इस टाइम तक, जो भी एफर्ट है वो हम लोग ही कर रहे हैं। रेस्क्यू वालों के पास हम जा रहे हैं, उधर के किसी की कॉल चली है और कोई एम्बुलेंस में कोई आपने कोई इस तरह का रोड एक्सीडेंट, कोई पेशेंट वहाँ पे कोई ट्रांसफ़र किया, वो कहते हैं नहीं, इस तरीके को कोई ना कॉल्स आई है ना ही पेशेंट हमने ट्रांसफ़र किया। उसके बाद हम लोग पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस वाले अब्बू जाते हैं और 2 बहनें जाती हैं और फैसल तनवीर साहब कहते हैं जी चोर साहब आए सी, चोर साहब कहेगा ने कि एक्सीडेंट है क्या। तो उसके बाद हम लोग कहते हैं कि आप चोर साहब कह रहे हैं तुसी तस्दीक तो करो, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ तो करो कि इसकी कि ਉਹਦਾ है कि पूरी ਉਹਨੂੰ परखो तो सही, वो चीज़ ਨੂੰ तो देखो। उसके बाद हम लोग अब्बू और 2 बहनें फिर जाते हैं, फिर उधर
रेड करवाते हैं, खालिद नामी शख्स को पकड़वाते हैं, वो फिर छोड़ देता है। जो फैसल साहब है, इसका मतलब है जो फैसल थानेदार है वो महकमे का मुलाजम नहीं, चौधरी का मुलाजम है। चोरी का मुलाजम है। मैंने बकायदा 15 पे फिर कॉल, मैंने फिर 15 पे कॉल भी की, उधर की नुमाइंदा थी, उन्होंने मेरी बड़ी तसल्ली से मेरी बात सुनी। उन्होंने कहा कि मैं किसी हेल्थ वालों को कॉल कर रही हूँ, वो आपको खुद कॉल करते हैं। उन्होंने मुझे कॉल की, मेरी बात उन्होंने बड़ी तसल्ली से फिर बात सुनी, फिर उन्होंने बड़ी तसल्ली से मेरी बात सुनी। 15 की नुमाइंदा थी, खतून थी, उन्होंने मुझे हेल्थ वाले को कॉल, उन्होंने कहा था कि मैं उनकी बात बताती हूँ, वो आपको कॉल कर कॉन्टेक्ट करते हैं। उन्होंने कॉल की मुझे, उन्होंने कॉल करके मुझे कहती हैं कि अब मैं आपकी तफ्शीशी को कॉल में ले रही हूँ, मैं आपके तफ्शीशी को कॉल पे ले रही हूँ, आपने नहीं बोलना, जब मैं आपको कहूँगी अली रज़ा अपना मौक़िफ़ रखें तब आपने बोलना। मैंने कहा ठीक है मैम। वो बात करती हैं तफ्शीशी से, तफ्शीशी कहता है कि फैसल साहब कहते हैं जी मैडम ये ना एक्सीडेंट केस है, तो इसे दूसरा रंग दिया जा रहा है। तो वो मैडम कहती हैं कि आपने इन्वेस्टिगेशन की है इसकी, आपने इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की है? नहीं, मुझे पता चला है। उन्होंने कहा कि शेम ऑफ यू, आप सीनियर ऑफिसर हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, आप अपने मुंह से फैमिली को आपने बताया ही बताया एक्सीडेंट केस है। वो फिर कहते हैं जी वो पूछती हैं मैम कि आपने इन्वेस्टिगेट किए बगैर ही केस आप कह रहे हैं कि मुझे पता चल गया जी एक्सीडेंट केस है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तो ये बात होती है कि इन्वेस्टिगेट करे और फिर तफसीलन सारी बात बताए। फैसल साहब बोल रहे हैं? जी जी कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। फैसल भी आप थाना हाउसिंग कॉलोनी में तैनात हैं? नहीं नहीं, मेरा ट्रांसफर हो गया, आपका डेट हो गया। नहीं, एक केस था जनरल बीबी वाला, वो आप डील कर रहे थे। नहीं नहीं, मेरे पास वो जिस दिन तफ्तीश मिली थी उसी दिन मेरा ट्रांसफर हो गया था, अभी किसी और को मार्क हो गया वो। क्योंकि वो उनके लवाकिन वो कह रहे थे कि हम फैसल साहब के पास गए हैं, तो फैसल साहब ने कहा कि चौधरी साहब आए ना, क्या कह रहे हैं एक्सीडेंट है क्या? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं, मेरे सिर्फ FIR मिली थी, उसी दिन मेरा ट्रांसफर हो गया ताकि मुंशी ने किसी और को मार्क कर दिया, कोई अहमद साहब उनके पास है, मेरे पास नहीं है। मेरा तो उसी दिन ट्रांसफर हो गया था। लेकिन आप मिले तो थे ना इनके लवाकिन को? अब मेरे पास आए थे वो, उसके बाद उन्होंने ट्रांसफर हो गया था, मैंने इनको बोल दिया था, मैं कहा मेरा ट्रांसफर हो गया, फिर ये मुंशी के पास गए थे, मिसल इनको आगे किसी और को। नहीं वो तो ठीक थी, लेकिन जी आपसे बड़े मायूस नजर आए हैं। वो कह रहे थे कि फैसल साहब ने कहा जी मेरे मेरे पास क्या, मैं तो रेड करने गया था, वो बंदा मिला ही नहीं था। नहीं, वो बंदा मिला, खालिद इनके वालिद ने पकड़वाया आपको, आपने छोड़ दिया। कोई भी नहीं था मिला, कोई भी नहीं था मिला। सर उसके वालिद खालिद का कह रहे हैं और भाई, मैं जवेद का गाड़ी कह चला रहे रहा हैं। हूँ, कोई भी नहीं था मिला, मैं बाद में करता हूँ आपको कहा। चले चले ठीक हो गया जी। ले जी, ये फैसल साहब थे, वो फरमा रहे थे कि जी बंदा नहीं मिला, आपने भी सुना होगा। हाँ जी, जी, बताएं, जी। बंदा मिला? जी जी, खालिद नामी बंदा इन्होंने पकड़वाया, ठीक है। तो उसने छोड़ दिया मौके पे ही, क्योंकि वो उधर के लोग भी इकट्ठे हो गए थे, ये वो फिर वो अब्बू पे और बहनों पे कर रहे थे, मगर ये फिर लोग साइड पे हो गए, क्योंकि पुलिस का काम होता है ये तो काम करना। यानी कि इन्होंने बंदा पकड़ा छोड़ दिया। अब नया जो तफ्तीशी आया है वो कौन सा है? वो रियाज आप जी कह रहे जी हैं? जी, वो रियाज साहब को तावन शावन कर रहे हैं आप कि नहीं? उन्होंने खुद कॉल की थी कि मुझे मेरे पास केस आया तो मेडिकल वगैरह ये वो, मैंने कहा जी बिल्कुल प्रोसीजर अभी रास्ते में है और कोर्ट से ऑर्डर मिल गया है, जनरल हॉस्पिटल वाले ये कह रहे हैं। उन्होंने फिर कहा कि ठीक है आप ऐसा करिएगा, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने फिर रात को 10 बजे के पास 9:30 के 10 पौने 10 के करीब कॉल्स आती है कि ना आप पेशेंट को लेके ना सिविल हॉस्पिटल आ जाइएगा, मेरी बात होगी, यहाँ से हो जाएगा। हम लेके यहाँ से पेशेंट को सिविल हॉस्पिटल चले जाते हैं। सिविल हॉस्पिटल वाले कहते हैं जी ये जज ने, मैंने भी परमिशन दी हुई है और जज ने भी दी हुई है पहले, जब पेशेंट वहाँ पे एडमिट था, तो ये जनरल हॉस्पिटल होगा, जनरल हॉस्पिटल वाले करेंगे, तो मैं नहीं कर सकता इस टाइम। आप फिर हम लोग जनरल रियाज भाई भी जनरल हॉस्पिटल आ जाते हैं, जनरल हॉस्पिटल वालों से बात होती है, तो जनरल हॉस्पिटल वाले कहते हैं जी हम नहीं करेंगे। फिर वो उधर सिविल हॉस्पिटल वालों से बात, वो कहते हैं जी लिखवा लाएँ फिर जनरल हॉस्पिटल वालों से। जनरल हॉस्पिटल क्योंकि वो रेफ़र हुआ था पेशेंट ना सिविल से जनरल, फिर वो जनरल हॉस्पिटल से फिर हम लोग सिविल हॉस्पिटल अगले दिन जाते हैं। अगले दिन जाते हैं तो वहाँ पे वो रिटर्न जो डॉक्टर ने लिखा होता है वो भी देते हैं, फिर 100 का स्टाम्प और तहरीर लिख के वो जमा करवाते हैं, तो वो एक मेडिकल स्टार्ट हो जाता है तशद्दुद वाला। फिर दूसरा मेडिकल जो है वो उसको फिर हमें वो डॉक्टर कहती हैं कि इसका नहीं लिखा हुआ, इसका आप फिर दोबारा से ऑर्डर लेके आएँ। फिर ऑर्डर लेके आते हैं उसका जज से, फिर वो दूसरा भी होता है। यानी कि आपको मेडिकल करवाने में भी मेरे ख्याल कोई 5-6 दिन लग गए?
तकरीबन जब से हम लोग कोशिश करें, जब से तफ्तीशी साथ जुड़ा तो तकरीबन 2-2.5 दिन तो लग गए हैं तब भी, मगर उससे पहले जो एफर्ट कर रहे थे वो ज़्यादा डे 5 कभी आप सिविल हॉस्पिटल, कभी लाहौर, कभी शेखपुरा, पेशेंट कभी को लाहौर, लेके, कभी पेशेंट पेशेंट को लेके पेशेंट को ले एम्बुलेंस में, कभी एम्बुलेंस, लाहौर, कभी कभी शेखपुरा, गाड़ी में, कभी एम्बुलेंस में, 3 दफा आपने मजिस्ट्रेट से भी ऑर्डर लिए, कभी वो अस्पताल वाला नहीं मानता, कभी वो हॉस्पिटल वाला नहीं मानता। ऐसे ही। अब मेडिकल कहाँ से हुआ फाइनली? जनरल ओ सिविल से हुआ, शेखपुरा से हुआ, शेखपुरा से। जो कि पहले दिन ही हो जाना चाहिए था। ऐसे ही है ना? नहीं नहीं, मगर वो उन्होंने हमने ही परमिशन जाके ली थी, जज साहब ने भी दी है परमिशन तो आपने उस शेखपुरा से ली होगी ना? जी जी, शेखपुरा वाले उनसे परमिशन दी जी थी परमिशन कि दी थी। पेशेंट इस टाइम इस इधर आने की कंडीशन में नहीं है सिविल में, हम्म। क्योंकि वो काफ़ी दूर है शेखपुरा हॉस्पिटल, तो इधर आने की नहीं है, तो लिहाजा जनरल वाले अगर जनरल में एडमिट है तो जनरल वाले कर दें, जज भी उस पर स्टैंप लगा देता है, मगर लेकिन यानी कि जनरल वाले जज साहब के ऑर्डर नहीं माने। नहीं, वो यही कहा कहते जाता है। जी, वो कहते हैं जी नहीं है, ये सिविल का पेशेंट है, रेफर हुआ हुआ वही करेंगे। देखिए नाज़रीन, जहाँ पे एक लम्हा फिक्रिया है कि एक पहले ही ज्यादती हुई होती है, फिर पेशेंट को कभी लाहौर और कभी शेखपुरा, यानी कि कभी 100 किलोमीटर इधर, कभी 100 किलोमीटर इधर, फिर भी पेशेंट जो है आखिर जो इब्तदाई जो तिब्बी इमदाद थी जो सिविल हॉस्पिटल शेखपुरा से मिली थी, आखिर वहीं से मिली। लेकिन क्योंकि अवाम को ख्वार करना इन सरकारी इदारों का काम है और वो करते हैं और ये होते हैं। नाज़रीन, ये मेरी जो आज की जो दास्तान है, ये कुछ स्टोरी नहीं है, ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है, ये हकीकत पर मबनी एक वाक़या है, दिल खराश वाक़या है, एक शर्मनाक वाक़या है कि एक ख़ातून को उसके शौहर के सामने बरना किया जाता है और उसका शौहर उसके दोस्त और उसके शौहर का बिनोई उसके साथ ज़्यादती करता है। ये ज़्यादती नहीं है, ये गैंग रेप है। ये शेखपुरा पुलिस डीपीओ बिलाल जफ़र शेख, आरपीओ शेखपुरा, आईजी पंजाब के जो दावे हैं कि लोगों को इंसाफ उनके दहलीज पर फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है, ये उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मेरी नज़र में अगर कहीं ना कहीं अगर किसी ज़िले में इंसाफ मिल रहा है तो या वो ज़िला चकवाल है, या जहाँ पर अहमद मोहिउद्दीन डीपीओ है, या ज़िला लाहौर है जहाँ पर डीआईजी फैसल कामरान है, जो कि फ़ौरी आवाम की आवाज़ सुनते हैं, आवाम को फ़ौरी तौर पर रिलीफ फराहम करते हैं, फ़ौरी अफसरान को लाइन अप करते हैं और फिर उसका फॉलो अप भी लेते हैं। तो मेरी अपील है आला हुकाम से, मेरी वज़ीर आला पंजाब से भी अपील है, ख़वातीन की रेड लाइन है, ये खातून जन्नत बीबी मुंतज़िर है आपके इंसाफ की, आपके मुंतज़िर है आपके अहकामात की कि इसको इंसाफ फराहम किया जाए, और जो इसके ज़ालिम शौहर, उसकी फ़ैमिली है, जो उसके ससुराल है, जिन्होंने इतनी शर्मनाक हरकत इस बच्ची के साथ की, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। अल्लाह हाफ़िज़, जल्द ही मिलेंगे नई स्टोरी के साथ।